हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। आपकी ये जो क्लासेस हैं DECE 1 और 2 की हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। DECE 3 और 4 की क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हमारे साथ एक बार असाइनमेंट्स भी डिस्कस कर लीजिए। सॉरी, हम आपकी DECE 1 की असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो था वो चल रहा था। ये जो आपकी सेक्शन ए में है, इनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम प्रैक्टिकल जो है सेक्शन बी और सी वो कवर एक बार कर लेते हैं। सेक्शन बी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन सी है, उसमें हमें 5, 8 एंड 9 एक्सरसाइज जो आपकी है वो हमें करनी है। ये आपका मैनुअल है, इसमें हम एक्सरसाइज 5 जो है वो निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 59 के ऊपर है। ये है आपकी एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 जो है आपकी वो यूनिट 11 से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या करना है कि आप कोई भी इन्फेंट के लिए आपको टॉय प्रिपेयर करना है। इन्फेंट कौन से? जो कि मोर देन 6 मंथ्स ऑफ एज हो, जिनकी 6 महीने से ज़्यादा उम्र हो, उनके लिए हमें एक टॉय प्रिपेयर करना है, वो मटेरियल को यूज़ करके जो कि हमारे घर पर अवेलेबल हो, और फिर हमें उसको इन्फेंट के साथ खेलने के लिए यूज़ करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहले हमें एक टॉय बनाना सीखना है इन्फेंट के लिए, है ना। तो जब आप टॉय बनाएंगे तो ऑब्वियस आप बनाना सीख लेंगे, और वो भी किससे? जो कि वेस्ट मटेरियल हमारे घर पर अवेलेबल हो, या कोई भी और चीज़ें जो हमारे घर पर ईज़िली हमारे लिए अवेलेबल हों। अब हमें इसके लिए जागरूक होना है कि आपको कैसे एक टॉय को यूज़ करना है, एक बच्चे की एबिलिटी को देखते हुए, एक बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कैसे आपको एक टॉय को यूज़ करना है, उसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें बच्चों के साथ एक प्ले एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। पहले हमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना आ जाएगा इसमें, फिर उसके बाद हमें बच्चों के साथ एक प्ले एक्टिविटी को कैरी आउट करना आ जाएगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम ये एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। यूनिट 11 में वो प्ले एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें इन्फेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और कुछ प्ले मटेरियल भी दिया गया है जिसको कि आप घर पर ही बना सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको एक चांस देती है कि आप कुछ टाइम के लिए इन्फेंट के साथ स्पेंड कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है? सबसे पहले जो हमारा यूनिट 11 है
उसमें जो भी कोई प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जब हमने बच्चों से इंटरेक्ट करना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में एक बार रिकॉल करना। और ब्लॉक 2 में जो इन्फेंट्स की एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में एक बार सारा दोबारा से सोचना। फिर हमें एक इन्फेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि 6 महीने से ज़्यादा जिसकी उम्र हो, और ये भी यहाँ पर पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। अगर बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा तो ही वो इफ़ेक्टिवली आपके साथ एक्टिविटी को कर पाएगा। अगर आप वो एक्टिविटी बच्चे के साथ तब करते हैं जब बच्चे की जो मदर है वो उसके आसपास हो, तब बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स जो है, उसको लगता है कि अब मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बच्चे के साथ और मदर के साथ दोनों के साथ जो है रेपुटेशन को बना के रखना है। फिर उसके बाद ही आप उनके साथ एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है हमें एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। एक्सरसाइज को रीड आउट करने के लिए 20 मिनट्स, टॉय बनाने के लिए 45 मिनट्स, बच्चे के साथ खेलने के लिए 15 मिनट, बच्चे के साथ आपकी इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 10 मिनट, और एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए और कंक्लूजन को लिखने के लिए 20 मिनट्स। यानी कि पूरी एक्टिविटी को 110 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे। उसके बाद है मेकिंग द टॉय। पहले हमें कलरफुल पीस लेना है कपड़े का एक, फिर हमें एक नीडल लेनी है और एक थ्रेड लेना है और एक वूल लेनी है। जो कपड़े का साइज़ है वो 5 × 5 इंच होना चाहिए। स्क्वायर एक लेना है 5 × 5 इंच का। उसके लिए हमें धागा, सुई और वूल चाहिए होगी। फिर हमें कलर पेन्स चाहिए, पेंसिल्स चाहिए और क्रेयॉन्स चाहिए हैं। उसके बाद आप किसी भी पुरानी नोटबुक से 2 कार्डबोर्ड के पीसीस भी ले सकते हैं। फिर आपको एक लंबी पतली वायर चाहिए होगी जिसकी लेंथ होनी चाहिए 7 इंच × 10 इंच लॉन्ग, जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए। अगर आपको वायर नहीं मिलती है तो आप उसी लेंथ का एक पतला सा ट्विग ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि जैसे आप इसको बेंड करना चाहो आप बेंड कर सकते हो। फिर आपको 2 से 3 चम्मच ग्लू के चाहिए हैं, जो कि आप घर पर ही मैदा से भी बना सकते हो। फिर आपको 3 यूज़ किए हुए धागे की रील जो होती है वो चाहिए है। अगर आपके पास ये रील नहीं है तो आप जो थ्रेड रील्स का साइज़ होता है उसकी अकॉर्डिंगली आप ट्यूब्स भी बना सकते हैं थिक पेपर को यूज़ करके। फिर इसके बाद आपको एक ब्रूम का स्टिक भी चाहिए होगा। फिर हमें अब टॉय को कैसे बनाना है, हमें कार्डबोर्ड 2 कार्डबोर्ड के कटआउट्स चाहिए ये वाली शेप के
जो अभी यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, यही सेम शेप के 2 चाहिए हैं हमें। फिर 2 एम्प्टी रील्स को हम, या जो ट्यूब्स बनाई हैं आपने स्ट्रेट लाइन की, वो हम स्टिक कर देंगे एक कार्डबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये 2 को हमने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। फिर सेकंड कटआउट को हम, जो सेकंड कार्डबोर्ड कटआउट है उसको हम थ्रेड रील के दूसरी साइड पेस्ट कर देंगे, ताकि जो रील्स हैं वो अभी बिल्कुल भी विजिबल ना हो। ठीक है, अब हम कार्डबोर्ड कटआउट के ऊपर फेस को पेंट करेंगे। ये जो गोल वाला हिस्सा है इसमें हम फेस को पेंट कर लेंगे और एक कलरफुल लहंगा या साड़ी जो है कार्डबोर्ड की बॉडी पर स्टिक कर देंगे। और वूल से हम उसके ये जो हेयर्स बनाए गए हैं, ये वूल पेस्ट करके बनाए गए हैं। वूल के स्ट्रैंड्स को कट करके हेड के ऊपर लगा दिया गया है। फिर हम एक वायर लेंगे और एक झाड़ू की जो स्टिक थी वो हमने ले ली। उसको आप राइट एंगल में, जैसे कि ये नीचे दिखाया गया है, ऐसे आप राइट एंगल में बना लेंगे। फिर जो थर्ड रील है उसको आप हाफ काट लेंगे और उसको स्टिक के अंदर डाल देंगे। ताकि जो ब्रूम स्टिक का जॉइंट है वो उसके ऊपर रेस्ट कर सके, और जो वायर है वो इस तरह से लगा देंगे जैसे कि इसमें दिखाई गई है। फिर हम जो हमने पहले डॉल बनाई थी उसको हम ब्रूम स्टिक के ऊपर अटैच कर देंगे वायर के साथ। फिर हम उसको कर्व दे देंगे और ए पॉइंट से यूज़ करते हुए थ्रेड को, जैसे दिखाया गया है वैसे हम डॉल को स्पिन कर सकते हैं ब्रूम स्टिक के आसपास। एडजस्टमेंट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमें इन्फेंट के साथ खेलना है। अगर एक बार इन्फेंट आपके साथ फ्रेंडली हो गया, फिर आप टॉय लेके उसको दे सकते हैं और उसके सामने ही उसको स्पिन भी कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप उसके साथ खेलिए। इन्फेंट को एक टॉय दे दीजिए और उसको बोलिए कि आप इसके साथ खेलो। आप टॉय को टांग भी सकते हैं, पर इतनी हाइट पे ही टांगना चाहिए जितनी हाइट पे बच्चा जो है वो टॉय तक पहुंच सकता हो। जैसे जैसे आप उसके साथ खेलना शुरू करेंगे, आप उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते रहिए कि टॉय को लेके उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। ये जानने के लिए कि क्या टॉय जो है वो उसको सूटेबल लगा, या कितना अच्छा आपने बच्चा जो है वो टॉय के साथ खेल रहा है। कहते कि जैसे जैसे आप ऑब्ज़र्व करते जाएंगे, आप जो नीचे लिखे हुए ये एस्पेक्ट्स हैं आप इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या जो इन्फेंट है उसने टॉय में कोई इंटरेस्ट शो किया, कितने टाइम के लिए वो टॉय की तरफ देखता रहा, क्या वो टॉय की तरफ पहुंचेगा और अपनी इच्छा को दिखाएगा उसके साथ खेलने की। क्या जब वो टॉय के साथ खेल रहा है, जैसे कि आप उसके साथ खेल रहे हैं, क्या वो हंसता है, स्माइल करता है या कुछ बोलता भी है। इसके बाद है कंक्लूजन। जो ऑब्जर्वेशन आपने ऊपर रिकॉर्ड की है वो आपको ये बताएगी कि आपने टॉय कितना इफ़ेक्टिवली बनाया था। जैसे अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इन्फेंट ने मान लीजिए टॉय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ अनफेमिलियर हैं, या टॉय जो है वो उसके इंटरेस्ट का नहीं बना है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है इसके पीछे। आप वो सारे कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं।
कंक्लूजन में आपके बच्चे के साथ, इन्फेंट के साथ क्या इंटरेक्शन रही, वो भी सारी इसमें आएगी। अगर हम समरी की बात करें तो आपके कंक्लूजन में क्या क्या आना चाहिए, ये कि क्या बच्चे ने गेम को एंजॉय किया या नहीं। आप क्या सोच सकते हैं कि टॉय जो है वो कितना इफ़ेक्टिव था। क्या आपको, जब आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, इसके लिए आपको और स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत थी पहले। ये सारा कंक्लूजन आप इसमें लिख सकते हैं। आप कोई और टॉय भी बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दी गई थी कि आपको कौन सा टॉय बनाना है। ये फीडबैक फॉर्म है एक्सरसाइज 5 का, ये आपके लिए है। आप इसको फिल करके, अगर फिल करना चाहें तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ के एक्सपर्ट्स को पता चल सके कि ये एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। इसके बाद हमारी थी एक्सरसाइज 8। ये एक्सरसाइज हमारी यूनिट 17, 21 और 33 से रिलेटेड है। आपको 6 से 8 साल के बच्चे के लिए 2 प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करना है और उनके साथ कंडक्ट करना है, और फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ को इवेलुएट करना है। ये ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एक एक्टिविटी जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर, कि बच्चों की ग्रोस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती हो, और जो दूसरी है वो फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए। अब एक्टिविटीज़ जो आप प्लान करते हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होनी चाहिए जैसे कि कोर्स मटेरियल में आपके दी गई हैं। उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हों या फिर वो पूरी ही डिफरेंट हों। इसके ऑब्जेक्टिव्स अब क्या हैं? आप प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करना सीख जाएंगे, एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को ध्यान में रख के, और एक पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान करना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे, जो कौन सी प्ले एक्टिविटीज़ हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करके, जो कि स्पेशल मोटर स्किल्स को इन्हांस करती हों। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है कि प्री स्कूलर के साथ इंटरेक्ट करना आ जाएगा, और उनके साथ कैसे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है वो आपको आ जाएगा। अब एक्सरसाइज से पहले क्या करना है, हमें प्री स्कूलर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ आपको एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है, और सबसे पहले उनके साथ एक रेपुटेशन को बना लेना है। ये बेटर होगा अगर आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनको आप जानते हैं या जिनके साथ आप फैमिलियर हैं, मतलब बच्चे भी आपके साथ फैमिलियर हों। इससे क्या है, आपको आपका जो टाइम है जो आपने रेपो बिल्ड करने में स्पेंड करना था, वो टाइम आपका बच जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप जल्दी जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है, आपको यूनिट 17, यूनिट 21 और यूनिट 33 को रेफ़र करना है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि प्री स्कूलर्स की मोटर एबिलिटीज़ के बारे में आप एक बार पढ़ लें और किस तरह की प्ले एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं और कौन सा क्राइटेरिया है जो आप एक्टिविटीज़ को इवेलुएट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब कौन से टिप्स हैं जो आपको मदद करेंगे एक्सरसाइज को करने में। एक्टिविटीज़ को प्लान करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि प्री स्कूलर्स की एज कौन सी है
जिनके साथ आप एक्टिविटी को कंडक्ट करना चाहते हो। आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक्टिविटी जो आप प्लान कर रहे हैं वो फ़न होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जब आप एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि जो तरीका आप एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। टाइम कितना चाहिए होगा एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए 20 मिनट्स, अगर हमें यूनिट्स रेफ़र करनी है उसके लिए भी 20 मिनट्स, एक्टिविटीज़ को 2 को प्लान करने के लिए हर एक्टिविटी के लिए 15 मिनट, फिर हर एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए 25 मिनट्स और उसको एनालाइज और इवैल्यूएट करने के लिए 20 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स प्लान करने के लिए, 50 मिनट्स कैरी आउट करने के लिए और एनालाइज और इवैल्यूएशन के लिए 40 मिनट्स लगेंगे। टोटल टाइम हो गया 160 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। उसके बाद है प्लानिंग द एक्टिविटीज़। पहले हमें टेक्स्ट का जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको हमें रिवाइज़ करना है। हमें एक क्रिएटिविटी का चांस देना चाहिए और जो भी कोई सूटेबल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा जब हम ऐसा कर रहे हैं तब हम ये देखें कि कौन सा ऐसा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक्टिविटी में आप क्या लिखोगे? एक्टिविटी फॉर ग्रोस मोटर स्किल्स ये जो दी हुई है इसमें आप गोल, कंटेंट और क्या मटेरियल चाहिए है हर एक्टिविटी के लिए वो लिखेंगे और साथ में ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि ये एज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सिमिलरली फॉर फाइन मोटर स्किल्स। उसके बाद है कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़। जब आपने एक्टिविटी को प्लान कर लिया उसके बाद से आप जो भी कोई मटेरियल चाहिए है उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और प्री स्कूलर्स के साथ रेपो बना लीजिए, फिर आप उनके साथ एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप जो हैं कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि बच्चे ये समझ जाएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों एक्टिविटीज़ को एक के बाद दूसरी कर सकते हो या फिर आप अलग अलग दिन पे भी एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट है और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। अब एनालिसिस में हमें क्या करना है? नीचे हमें स्पेस दी गई है, वहाँ पर हम एनालिसिस को लिखेंगे। वहाँ पर हम हर एक्टिविटी के इम्प्रेशन के बारे में लिखेंगे और क्या क्या लिख सकते हैं? वेदर द चिल्ड्रन इंजॉयड इट, क्या बच्चों ने उसको इंजॉय किया। वेदर इट वॉज एज अप्रोप्रिएट, क्या वो
एज के लिए सही थी एक्टिविटी? क्या आपने एक्टिविटी को अप्रोप्रिएटली किया या नहीं किया? आप इस मैनर में यूनिट 33 को रेफ़र कर सकते हैं। आपका जो एनालिसिस है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपने क्या मॉडिफिकेशंस की। अगर आपको दोबारा से इसी एक्टिविटी को रिपीट करना पड़ेगा तो आपने उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे या करी है ना। ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए यहाँ पर लिखना है और फाइन मोटर के लिए यहाँ पर। उसके बाद ये फीडबैक है एक्सरसाइज 8 की। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 9। ये हमारे ब्लॉक 5 से रिलेटेड है और ब्लॉक 7 में यूनिट 30 से रिलेटेड है। इसमें आपको चाइल्ड केयर सेंटर में एक पर्टिकुलर वीक में बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ को प्लान करके कंडक्ट करना है और आपका फोकस जो है वो उस फेस्टिवल पे होना चाहिए जो उस वीक में आता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अवेयर होना। आप इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे कि आप बच्चों को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाने में कैसे मदद कर सकते हैं, वो भी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को यूज़ करके। उसके बाद है कि आप एक्टिविटीज़ को प्लान करना सीख जाएंगे और उनको शेड्यूल करना भी सीख जाएंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर थीम के अंडर जो है एक्टिविटीज़ घूमती हैं, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। फिर हमें ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि कैसे आप एक स्पेसिफिक कंसेप्ट को लेकर उसके ऊपर एक्टिविटीज़ बनाते हो जो कि बाद में बच्चों के डिफरेंट एरियाज़ को डेवलपमेंट में मदद करती हैं। अब एक्सरसाइज से पहले क्या क्या करना है? आपको यूनिट 21, 22, 23, 24 और 30 को रेफ़र करना है ये डिसाइड करने के लिए कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं और कैसे आप एक पीरियड ऑफ टाइम में उसको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि कंसेप्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर एम्फसाइज़ किया जा सके और बच्चों को वैरायटी प्रोवाइड की जा सके। अब कौन से टिप्स हैं जो एक्सरसाइज को करने में मदद करेंगे? कहते हैं आप अपने रीजन का कोई भी एक फेस्टिवल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप उसके काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचिए जैसे कि डेकोरेशन, मिठाइयाँ, कोई फोक टेल्स हैं, कोई सॉन्ग्स हैं, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड हैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। वो चीज़ आपको जब आप सोचेंगे इन सारी चीज़ को तो आपको एक एक्टिविटीज़ को प्लान करने में मदद मिलेगी जो कि फेस्टिवल से रिलेट करती हूँ। फिर उसके बाद क्या है, एक या दो एक्टिविटीज़ जो फेस्टिवल से रिलेट करती हैं हमारे डेली के क्यूरिकुलम में एक पर्टिकुलर वीक के लिए हमें वो इंक्लूड करनी है। ये भी यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेट करती हूँ। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आप ईज़िली एक लैंग्वेज गेम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और एक आर्ट एक्टिविटी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप उसी थीम के आसपास जो है फोकस करेंगे। अब टाइम क्या चाहिए है हमें एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज को रीड करने के लिए 20 मिनट्स, उसके बाद आप जो यूनिट्स को हमें रेफ़र करना है उसके लिए हमें 45 मिनट्स चाहिए हैं।
आप एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए पूरे हफ्ते की और उनको शेड्यूल करने के लिए 70 मिनट्स आपके लगेंगे। तो टोटल जो टाइम आपको लगेगा वो लगेंगे 135 मिनट्स, मतलब टोटल आपके 2 घंटे 15 मिनट जो हैं वो लगेंगे। उसके बाद है फेस्टिवल। कहते हैं ये जो नीचे आपको स्पेस दी गई है इसमें आप ये लिखेंगे कि आप कौन सा फेस्टिवल जो है वो आप बच्चों को जिसके बारे में बताना चाहते हो उसका नाम लिखेंगे। कौन सा फेस्टिवल आपने पूरे वीक के थीम के लिए चूज़ किया है और उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द रूम, मतलब आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि आप क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आप रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं या नहीं, जो कि फेस्टिवल की स्पिरिट में ऐड होता है। ठीक है। और जो नीचे स्पेस दी गई है उसमें आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप अरेंजमेंट को कमरे में चेंज कर सकते हैं और कौन से नए एक्टिविटी एरियाज़ आप यहाँ पर ऐड करेंगे और कैसे आप रूम को डेकोरेट करेंगे और कैसे आप प्री स्कूलर्स को ये सब करने में इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद हैं एक्टिविटीज़। ये जो नीचे स्पेस प्रोवाइड की गई है इसमें आप क्या डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कंटेंट है और क्या मटेरियल जो है वो चाहिए होगा एक्टिविटीज़ को पूरे हफ्ते में ऑर्गेनाइज करने के लिए। वो एक्टिविटीज़ जो कि फेस्टिवल के आसपास ही घूमेंगी। हर एक्टिविटी के लिए आपको टाइम स्पेसिफाई करना है जो कि एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए होगा और कितना टाइम जो है वो बच्चों को आप उस एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं और आप ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि आप कौन से दिन पर कौन सी एक्टिविटी को करवाएंगे। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हेडिंग्स के अंडर मेंशन कर सकते हैं, फिर बाद में आप उनको डिटेल में बता सकते हैं। जैसे मंडे को आप क्या करेंगे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को आप क्या करेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज का फीडबैक। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चंस जो हमारे सेक्शन ए में थे। उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है explain the stages in development of language in the first 2 years of life। क्वेश्चन है आपका सेक्शन 1 में explain the stages in development of language in the first 2 years of life। इसको हमने 500 वर्ड्स में लिखना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी कि कौन कौन सी हैं जो कि लाइफ के पहले 2 साल में लैंग्वेज की डेवलपमेंट में होती हैं। अब बर्थ से लेके 2 मंथ तक रिफ्लेक्सिव स्टेज होती है। बेबीज़ इसमें रिफ्लेक्सिव साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि रोना, ठीक है, या कोई वेजिटेटिव नॉइसेस जो होती हैं। अब 2 से लेके 4 महीने तक वाली स्टेज को हम बोलते हैं कूइंग स्टेज, COOING, कूइंग। इसमें क्या होता है, जो प्लेजर, जो शांति वाली साउंड्स होती हैं उनकी वोकलाइजेशन होती है जैसे कि कूइंग या गर्गलिंग। अब 4 से 6 महीने के बच्चों वाली जो स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो होती है एक्सपेंशन स्टेज। अब इसमें क्या है कि जो बैबलिंग होती है वो बच्चे वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं जिसकी पिच और लाउडनेस में वेरिएशंस होती हैं। उसके बाद है 6 to 10 मंथ्स में ये होती है कैनोनिकल बैबलिंग। इसमें बच्चे जो कॉन्सोनेंट वोवल सिलेबल्स होते हैं वो उनकी रेपिटिशन होती है जैसे मामा, बाबा, दादा, ये सारे है ना। अब 10 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसमें वेरीगेटेड बैबलिंग होती है।
इस बैबलिंग में बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और बहुत सारे कॉन्सोनेंट एंड वोबल के कॉम्बिनेशंस होते हैं। 12 से 18 महीने की उम्र में बच्चा अपना पहला वर्ड बोलता है, मतलब कि बच्चा अपना सिंगल जो मीनिंगफुल वर्ड होता है उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद है 18 से 24 महीने, 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं हम इसको। इसमें 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाते हैं। बच्चे इसमें बेसिक ग्रामर को शो करते हैं और बेसिक मीनिंग्स को शो करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच दैट यू विल प्लान टू फैसिलिटेट द फॉलोइंग इन ए ग्रुप ऑफ 4 ईयर चाइल्ड। मतलब कि 4 साल के बच्चों के ग्रुप में हमें इनमें से कोई भी ये जो सारे पैरामीटर्स दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसके लिए हमें कोई एक एक्टिविटी को प्लान करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेस की। ये 4 हैं आपके, तो एक जो है 3 मार्क्स का है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस में हमें एक्टिविटी हम कौन सी प्लान कर सकते हैं, ट्रेजर हंट। इसके लिए हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या टॉयज़ जो कि प्ले एरिया में ही छुपा दिए जाएं। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, आप बच्चों को गाइड करेंगे ताकि आप बच्चों को गाइड करेंगे ताकि बच्चे जो हैं ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर सकें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके। जैसे कि आप उनको बोलेंगे कि अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, नेक्स्ट टू द टेबल, है ना। ये सारी चीज़ों उनको उस चीज़ का कंसेप्ट, मतलब पोजीशन का कंसेप्ट उनको समझ में आएगा कि कहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट, इसमें आप कौन सी एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं, जैसे कि धागे में बीड्स डालना। ठीक है, अब मटेरियल इसमें कौन सा लगेगा, एक तो बड़े बीड्स, छोटे साइज़ के बीड्स इसमें काम नहीं आएंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो 4 साल के बच्चे बड़े बीड्स को डाल सकते हैं, छोटे बीड्स को नहीं। और बीड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए और उसमें आप कोई थ्रेड या शू लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे शू लेस बेस्ट रहेगा, उसमें क्या होगा, आगे जो थ्रेड्स का रफ होता है ना, वो शू लेस में प्रॉपर कवर किया हुआ होता है। प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे, हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे आपने स्ट्रिंग में बीड्स को डालना है। इससे उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है स्ट्रेंथन होगी और फिंगर्स की डेक्स्ट्रिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के भी बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। थर्ड है हमारा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें हम कौन सी एक्टिविटी को प्लान करेंगे, रोल प्लेइंग फ्रेंड्स। मटेरियल्स आप कौन से यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्कार्फ हो गए, टॉयज़ हो गए या हैट हो गई है। ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं रोल प्ले इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब प्रोसीजर क्या रहेगा, बच्चे जो हैं किसी की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कोई भी सोशल सिनेरियो के ऊपर, ठीक है, या फिर शेयरिंग कैसे करनी है उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, एम्पैथी या कोऑपरेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिसके ऊपर बच्चे जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, देखिए इन्होंने नीचे लिखा है कि हर एक्टिविटी के लिए मटेरियल कौन सा चाहिए है वो हमें लिखना है और आप कैसे एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे ये आप लिख सकते हैं।
मैंने आपको शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, इसको इलेबोरेट करके आप खुद लिख सकते हैं कि आप कैसे बच्चों के साथ एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे, मतलब प्लानिंग आपने उसकी कैसे करनी है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आप कौन सी एक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं? वाटर प्ले विद पोरिंग। इसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए है? पानी चाहिए है, कंटेनर चाहिए, और पानी को कंटेनर में पोर करने के लिए हमें एक फनल चाहिए है। प्रोसीजर क्या होगा? बच्चा जो है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी को डालेगा, ठीक है, और उसके जो वो काम कर रहा है, जो वो एक्शन कर रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑब्ज़र्व करेगा, और उसके ये इफ़ेक्ट का कारण क्या है वो ये ऑब्ज़र्व करेगा। उसके बाद है हमारे थर्ड क्वेश्चन कि कोई भी आप 3 कारण एग्रेशन के बताइए यंग बच्चों में, और 3 स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लेन करिए जो कि पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के अग्रेसिव बिहेवियर को हैंडल करने में। अब हमारे 3 कारण कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है मॉडलिंग बिहेवियर, तीसरा है अटेंशन सीकिंग। मैं आपको ये क्वेश्चन की आंसर शॉर्ट में एक बार बता रही हूँ, ठीक है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है, उसका क्या कारण है? कई बार जब हमारी कोई ज़रूरत होती है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हमारी क्या ज़रूरत है, या हमारी कोई भी इच्छा है या हम कुछ भी करना चाहते हैं, वो हम जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जैसे बच्चे आपको कुछ कन्वे कर रहे हैं और आप उसको समझ नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बच्चों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, बच्चे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे पहला कारण है अग्रेशन का। दूसरा है मॉडलिंग बिहेवियर। कहते जब बड़े या उनके पीयर ग्रुप में या उनके बड़े भाई बहन जब उनके सामने कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर रोल प्ले करते हैं, मतलब गुस्सा शो करते हैं, तो बच्चे उनकी नकल करते हैं। नाम से है ना, मॉडलिंग बिहेवियर, है ना। जब बच्चे उनकी नकल करते हैं तो बच्चे में भी धीरे धीरे वो आदत जो है उसके अंदर घर कर जाती है। इसीलिए जो अडल्ट्स और पीयर्स हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों के सामने ऐसे कोई भी अग्रेसिव बिहेवियर को शो ना करें। अटेंशन सीकिंग। बच्चों को कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें सारे लोगों की अटेंशन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा आराम से अपना काम कर रहा है ना, कुछ पेरेंट्स को नहीं बोल रहा है, तो पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा अपना काम कर रहा है, पर जब बच्चे को अटेंशन चाहिए, पेरेंट्स उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा अपना अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटजीज़। अब कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं 3 जो कि पेरेंट्स को यूज़ करनी चाहिए बच्चों के अग्रेसिव बिहेवियर को हैंडल करने में। सबसे पहले है हमारे पास कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। कहते हमें घर में कोई भी अग्रेसिव एक्ट के सबसे पहले तो कारण ढूंढिए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद हमें बिल्कुल क्लियर रूल्स बना देनी चाहिए कि हमारे घर में डिसिप्लिन का ये डिसिप्लिन ऐसे चलेगा, इस चीज़ के ये रूल हैं, इस चीज़ के ये रूल हैं, तो जो अग्रेशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कहते कि आप बच्चों में एनकरेज कीजिए और उनको रिवॉर्ड कीजिए। जैसे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, है ना।
चाहे वो किसी भी रूप में हो जो हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी मॉडल काम बिहेवियर। अब पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा शांत अपना खुद का बिहेवियर रखें और जो भी कोई झगड़े हैं पेरेंट्स के आपस में उनको शांति से सुलझाने की कोशिश करें। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटल बिहेवियर एंड डिस्कस हाउ ईच स्टाइल ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, ठीक है, और आपको इनको एलैबोरेट करना है अपने तरीके से। फर्स्ट स्टाइल है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है? हाई रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई डिमांड्स। मतलब कि पेरेंट्स जो होते हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों से, और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हों। इससे क्या है, बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहेंगे और सोशली कॉम्पिटेंट भी रहेंगे। अथॉरिटेरियन का क्या आएगा कि इसमें डिमांड्स ज़्यादा होती हैं बट रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कम होती है। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो ओबीडेंट रहेंगे पर बच्चे कम खुश रहेंगे और सोशली स्किल्ड भी रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परमिसिव। इसमें डिमांड्स लो होती हैं और हाई रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं बच्चे। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे, इस तरह के बच्चे एंड में रिज़ल्ट आउट होते हैं कि जो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसके बाद है नेग्लेक्टफुल। ऐसे बच्चों से डिमांड्स कम होती हैं और रिस्पॉन्सिवनेस भी कम होती है। कभी कभी ऐसे बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम और बिहेवियरल इश्यूज भी आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हमें 200 वर्ड्स में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। प्री स्कूलर्स एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो थियरी ऑफ माइंड को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। उनमें ये समझने की योग्यता आ जाती है कि दूसरों के अपने विचार्स होते हैं और अपने विचार होते हैं और अपनी फीलिंग्स होती हैं जो कि उनके खुद के विचार और फीलिंग से डिफरेंट होती हैं। अब जब बच्चा 3 से 5 साल की उम्र का हो गया, उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो दूसरों लोगों को, जो बच्चे हैं वो अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि दूसरा पर्सन उनमें बिलीव करता है, डिज़ायर करता है या कोई अच्छी इंटेंशंस को शो करता है। ये जो चेंज होता है ये एम्पैथी और सोशल इंटरेक्शंस को सपोर्ट करता है। इससे बच्चे जो होते हैं वो एक प्रिटेंड प्ले में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं जो कि डिफरेंट रोल्स की अंडरस्टैंडिंग को शो करते हैं और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को भी शो करते हैं। पर जो फुल पर्सपेक्टिव होता है लेने का वो लगातार डेवलप होता रहता है
और कॉग्निटिव ग्रोथ और सोशल एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव होता रहता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सेट किया जाता है ताकि एक एक्सटेंडेड पीरियड में उसको अचीव किया जा सके, जो कि ब्रॉडर एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं और वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। वो डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं और मोटिवेशन को भी प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग और सस्टेन्ड एफर्ट्स के भी योग्य हो जाते हैं। बच्चों के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो स्किल्स डेवलप होना इंक्लूड होता है, बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल एबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म गोल्स अगर एस्टैब्लिश होते हैं तो उससे क्या है, वेरेंस को शेप होने में हेल्प मिलती है और डिसीज़न मेकिंग में भी हेल्प मिलती है। जो केयर गिवर्स और एजुकेटर्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं, उनसे सपोर्ट मिलती है जो कि बच्चों को गाइड करती है ताकि बच्चे अपने रियलिस्टिक गोल्स को सेट कर सकें। कैसे? उनके खुद के इंटरेस्ट और उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि खेलने से बच्चों की हर तरह की डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। खेलना जो है वो बच्चों की हर तरह की डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे कि कॉग्निटिव, मेंटली भी बच्चे तेज होते हैं, दिमाग बच्चों का तेज होता है खेलने से। फिज़िकली भी बच्चों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, सोशली भी और इमोशनल ग्रोथ भी बच्चों की अच्छी होती है। खेलने से बच्चे जो हैं काफ़ी सारी नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं, कई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं और जो वर्ड है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो खेलना है, प्ले जो है, वो बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करता है ना, कुछ भी नया करने का बच्चों में पैदा करता है। बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीख जाते हैं और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। अब प्ले ही कितनी तरह के होते हैं, है ना, जितनी तरह के प्ले बच्चे जिस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे उसी तरह की बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो होगी। अब सोशल प्ले क्या प्रमोट करता है? कम्युनिकेशन को, कोऑपरेशन को और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को। मतलब अगर बच्चे कोई सोशल प्ले करते हैं तो उससे बच्चों की बातचीत करने का हुनर बढ़ता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का हुनर बढ़ता है और जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने में भी बच्चे जो हैं सबसे आगे होते हैं। अब अगर मान लीजिए बच्चे कोई फ़िज़िकल प्ले में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। खेलने के थ्रू बच्चे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और उनकी खुद की सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करते हैं। ओवरऑल अगर हम बोलें तो बच्चे जो हैं वो एक कंप्लीट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब एक संपूर्ण विकास में बच्चे ये जो प्ले है
बच्चों की हॉलिस्टिक संपूर्ण डेवलपमेंट में एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशनल रोल जो है वो प्ले करता है। इसके बाद है हमारे पास क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट। वैसे तो नाम से ही ये बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाता है कि डेवलपमेंट में कौन सा ऐसा टाइम आता है जो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। क्रिटिकल पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं एक अर्ली डेवलपमेंट के पीरियड में। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक अलग सी विंडो है, उसी तरह से ही अर्ली डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो बहुत ही अलग होता है। जब थोड़ी स्पेसिफिक जो स्किल्स होती है ना, या नॉलेज होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा ईज़िली उसको एक्वायर कर लेता है अर्ली डेवलपमेंट में, तब क्रिटिकल पीरियड्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर इस टाइम में बच्चा लर्न नहीं कर पाता है तो जो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है वो भी डिले हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, पीछे रह जाती है या इम्पेयर हो जाती है। अब इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे हम शुरू के महीनों की बात करें, जब बच्चा जो है या तो पेरेंट्स के साथ उसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है, या फिर बच्चे का जो लैंग्वेज एक्वायर करने का पीरियड होता है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। अब जैसे क्रिटिकल पीरियड्स को समझने से क्या है, जो केयर गिवर या एजुकेटर्स होते हैं उनको गाइडेंस मिलती है, जिससे क्या है वो टाइमली स्टिमुलेट और सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर ही रिफ्लेक्सेस होती हैं, जैसे कि सकिंग करने की, चीज़ों को ग्रास्प करने की और रूट करने की। बच्चों के अंदर ही इस चीज़ की रिफ्लेक्स होती है कि वो अपनी मदर की आवाज़ को भी पहचान लेते हैं और जो स्टिमुलाई होती है उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट और साउंड। जैसे कि लाइट और साउंड। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो अपनी आँखों के कांटेक्ट से ही सोशली इंटरेक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए वो रोना भी शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे हमने देखा होता है कई सिचुएशंस में कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो स्ट्रेंजर्स को देख के रोना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जैसे वो अपनी मदर को उसकी आवाज़ से ही रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। और कई बच्चे होते हैं कि वो अपनी मदर की स्मेल से ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। बच्चे में बहुत सारी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें कि लिमिटेड विजन भी इंक्लूड होती है, पर जो एक्यूट हियरिंग और टच होता है वो बच्चों को अच्छी बॉन्डिंग और लर्निंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग स्पेस एंड प्ले मटेरियल्स इन ECCE सेंटर। उसके लिए हमें एक चेक लिस्ट बनानी है। अब वो चेक लिस्ट क्या है, सबसे पहले है सेफ्टी ज़रूरी है।
मतलब कि कोई भी शार्प एजेस नहीं होने चाहिए और नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स को हमेशा यूज़ करना है। मूवमेंट के लिए हमें प्रॉपर स्पेस रखनी है। मटेरियल जो यूज़ करने हैं वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हर किसी प्ले मटेरियल के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और स्पेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो। क्लीनलीनेस और हाइजीन होना चाहिए। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होने चाहिए, सेंसरी भी, क्रिएटिव भी, मोटर स्किल्स जो कि इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट में हेल्प करे। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को स्टिमुलेट करे और सोशल इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे और उनको यूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी आए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ रीचिंग आउट टू पेरेंट्स टू इन्वॉल्व देम इन द चाइल्ड केयर सेंटर। कौन से हैं 2 मेथड? पहला है हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन, दूसरा है पेरेंट टीचर मीटिंग्स और वर्कशॉप्स। रेगुलर कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा? न्यूज़लेटर, फ़ोन कॉल्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ताकि पेरेंट्स को एक्टिविटी के बारे में अपडेट किया जा सके और उनकी इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज किया जा सके। पेरेंट टीचर मीटिंग्स और वर्कशॉप्स में क्या आएगा कि हमें पेरेंट्स के लिए मीटिंग्स और वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम उनको एजुकेट कर सकें और पेरेंट्स को एंगेज कर सकें बच्चों की डेवलपमेंट में और एक्टिविटीज़ में। एवेल्युएटिंग स्पेस एंड प्ले मटेरियल्स इन एन ECCE सेंटर, हमें कौन से पॉइंट्स, 6th क्वेश्चन जो आपका है, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं जब हमें एवेल्युएट करना है। जब हमें स्पेस और प्ले मटेरियल को इवेल्युएट करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर में, तो इम्पॉर्टेंट है कुछ एस्पेक्ट्स को रखना, जैसे कि हमें सेफ्टी को इंश्योर करना है, और हमें डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस को इंश्योर करना है, एक्सेसिबिलिटी हो, स्टिमुलेशन हो बच्चों के लिए। अब चेकलिस्ट हमें फॉर इवेल्युएटिंग स्पेस एंड प्ले मटेरियल्स, इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास था सेफ्टी। इसमें हमें क्या देखना है, कहते कि क्या सारे प्ले मटेरियल्स जो हैं वो शार्प एजेस से फ्री हैं और छोटे छोटे डिटैचेबल जो पार्ट्स होते हैं उनसे फ्री हैं, जिससे कि कोई चॉकिंग लग सके बच्चों के, मतलब इस तरह का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। जो प्ले एरिया है वो सारे हज़ार्ड से फ्री है, जैसे कि एक्सपोज्ड वायर्स हों या स्लिपरी फ्लोर है या कोई अनसेफ फर्नीचर है, क्या इन चीज़ों से वो फ्री है? क्या जो मटेरियल है यहाँ पे रखा हुआ वो नॉन टॉक्सिक से ही बना हुआ है ना, मतलब चाइल्ड सेफ मटेरियल को ही यूज़ किया गया है। दूसरा है डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस। इसमें हम क्या नोट करेंगे, कहते कि क्या जो प्ले मटेरियल अलग अलग मतलब जो प्ले मटेरियल बनाया गया है वो डिफरेंट एज या डेवलपमेंटल स्टेजेस के बच्चों के लिए बनाया गया है। क्या जो मटेरियल बनाया गया है वो फाइन और ग्रोस मोटर स्किल्स को प्रमोट करता है? क्या जो मटेरियल है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी इनकरेज करता है, जैसे कि पजल्स बनाए हैं या ब्लॉक्स बनाए हैं या सॉर्टिंग गेम्स बनाई हैं? ये जो मटेरियल्स बनाए हैं क्या वो सोशल और इमोशनल स्किल्स को भी फोस्टर करते हैं, जैसे कि ग्रुप प्ले आइटम्स हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वैरायटी और स्टिमुलस, चेकलिस्ट में है। इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी वैरायटी है मटेरियल्स की जो कि क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टिमुलेट करे। क्या जो सेंसरी मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टेक्सचर्स, कलर्स और साउंड्स। क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल प्ले के लिए हैं, क्लाइंबिंग और रनिंग के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक्सेसिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें क्या देखना है कि क्या जो प्ले मटेरियल हैं
वो ईज़िली एक्सेसिबल हैं बच्चों के लिए। ये जो मटेरियल्स हैं क्या उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इजी सिलेक्शन के लिए लेबल किया गया था। क्या जो स्पेस है उसका लेआउट जो बनाया गया है वो वेल प्लान्ड है ताकि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग को अवॉइड किया जाए। इसके बाद है स्पेस यूटिलाइजेशन। कहते कि क्या जो इंडोर प्ले एरिया है वो स्पेशियस हो। जो इंडोर प्ले एरिया है वो स्पेशियस होता है और वेल वेंटिलेटेड है। जो आउटडोर प्ले एरिया है क्या वहाँ पर स्कूल में कोई आउटडोर प्ले एरिया है जहाँ पर सेफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। क्या जो स्पेस प्रोवाइड की गई है वो दोनों प्ले जोन्स जैसे क्वाइट प्ले जोन के लिए और एक्टिव प्ले जोन दोनों के लिए है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस। कहते ये जो मटेरियल है सारा या स्पेस है इसको साफ़ रखा जा रहा है और वेल मेंटेन्ड है। क्या कोई ऐसा शेड्यूल है रेगुलर इंस्पेक्शन और क्लीनिंग के लिए। इंक्लूसिविटी इसमें आएगा कि क्या जो मटेरियल और स्पेस है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए भी अवेलेबल है और जो अडेप्टेशंस हैं क्या वो सारी अवेलेबल हैं जहाँ पर भी ज़रूरी हैं। ये था कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे अभी ये आपका लास्ट क्वेश्चन था कि 2 इफ़ेक्टिव मेथड्स है ना, तो इसमें इसको भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रूशियल होती है एक सपोर्टिव और एनरिचिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। इसलिए पेरेंट्स को एंगेज करना चाहिए बच्चों की डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए और एक कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए जहाँ पर बच्चे जो हैं वो वैल्यूड और नर्चर्ड फील करें। अब 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है रेगुलर कम्युनिकेशन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग फैमिली इंक्लूसिव इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। अब इसमें हमने क्या लिखना है रेगुलर कम्युनिकेशन थ्रू मल्टीपल चैनल्स। सबसे पहले हमें इसमें लिखना है कि ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन को मेंटेन करना से ही जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये फंडामेंटल होता है उनको एंगेज करना। चाइल्ड केयर सेंटर्स जो हैं वो एक कम्युनिकेशन रूटीन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेरियस चैनल्स को यूज़ करके, जैसे न्यूज़लेटर्स, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेजिंग ऐप्स और पेरेंट टीचर मीटिंग्स को लेके। अब ये काम कैसे करता है सब कुछ, जैसे न्यूज़ लेटर्स और ईमेल्स हैं, ठीक है। वीकली और मंथली जो न्यूज़ लेटर्स हैं वो पेरेंट्स को अपकमिंग इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। बच्चों के लर्निंग थीम्स क्या हैं और अचीवमेंट्स क्या हैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये हम ईमेल और प्रिंटेड कॉपीज़ भी भेज सकते हैं, या तो ईमेल के थ्रू भेज दो या आप प्रिंटेड कॉपीज़ भी भेज सकते हो। उसके बाद है फ़ोन कॉल्स एंड मैसेजिंग ऐप्स। क्विक अपडेट्स या रिमाइंडर्स जैसे कि डेली एक्टिविटीज़ के बारे में या एमरजेंसीज़ के बारे में, इससे पेरेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। अब जो पॉपुलर ऐप्स होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप है या सेंटर स्पेसिफिक ऐप्स हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स को शेड्यूल करना चाहिए
ताकि बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पर्सनली डिस्कस किया जा सके और पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सके। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होता है और सेंटर और फैमिलीज़ के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बिल्ड होती है। अब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना और उनको प्रिपेयर करना पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। फिर फीडबैक, पेरेंट्स को बोलो कि फीडबैक दो और प्लानिंग में भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फैमिली इंक्लूसिव इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स। पेरेंट्स को इनवाइट करना ताकि पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशल इवेंट्स और वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करें। इससे क्या है, हैंड ऑन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होती हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए। ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको बच्चों के लिए ही नहीं डिज़ाइन किया जाता बट पूरी फैमिली के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि सारी फैमिली जो है वो कम्युनिटी से मतलब सेंटर और कम्युनिटी आपस में कनेक्टेड फील करें। अब ये कैसे काम करती है, फैमिली डेज़, वर्कशॉप्स और वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। फैमिली डेज़ में क्या है, स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करें जहाँ पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं गेम्स, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट परफॉर्मेंस, है ना, या फिर बच्चों की डेली का जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सपीरियंस करना। इसके बाद है हमारे पास वर्कशॉप्स, सेशंस होते हैं टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि पेरेंटिंग टिप्स हो गए, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया या हेल्थ या न्यूट्रिशन, जो कि पेरेंट्स की नॉलेज और स्किल्स को एम्पावर कर सकता हो। वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़, पेरेंट्स को एनकरेज करना ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए पेरेंट्स वॉलंटियर करें या सेलिब्रेशंस के लिए, जिससे क्या है ऑनरशिप और पार्टनरशिप की सेंस बनती है। बेनिफिट्स क्या हैं, पेरेंट्स, बच्चे और एजुकेटर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनता है, ठीक है, और पेरेंट्स को जो है बच्चों की लर्निंग जर्नी के बारे में पता चलता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पेरेंट्स को एनकरेजमेंट देना भी फ़र्ज़ है। ये थी आपकी DECE 1 की असाइनमेंट। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।